गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीएम क्लासेस में। आज हम अध्याय 1 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा और समझा है तो सर्वप्रथम पार्ट 1 को देखें और संबंधित अंकित प्रश्न हल करें, तत्पश्चात पार्ट 2 को समझें। पार्ट 1 में हमने आवेशित कण क्या होते हैं और आवेशित कणों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कैसे करते हैं और उससे संबंधित कूलाम के नियम को समझा था। आज हम देखेंगे कि कब एक आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है। क्या आवेशित कण के चारों तरफ एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है? हाँ, एक विशेष क्षेत्र होता है एक आवेशित कण के चारों तरफ, और इसी विशेष क्षेत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस विशेष क्षेत्र को मापते कैसे हैं, इस विशेष क्षेत्र की प्रबलता कैसे मापी जाती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। और तत्पश्चात आंकिक प्रश्नों के साथ हम आज के पार्ट 2 को समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बल, यहाँ पे जो बात आ रही है ये बल है विद्युत बल। विद्युत बल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। विद्युत बल दो तरह के यहाँ देखे गए थे, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। एक आवेश के चारों तरफ एक विशेष क्षेत्र में ही कोई अन्य बल लाया जाए तो उसको, कोई अन्य आवेश लाया जाए तो उसको एक बल का अनुभव होता है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर कोई धनात्मक आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इस बात को ध्यान से देखिएगा कि हमेशा विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होती हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं। इसका काम बहुत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल्स ही वास्तव में है जहाँ पे आप अपनी सारी थ्योरी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर अप्लाई कर पा रहे हैं तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं उन बातों को एक्स्ट्रा इंडिकेट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो न्यूमेरिकल्स करते समय आपको काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की बात कही जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा की बात कही जाएगी, तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान देना है इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा की बात करी जाएगी तो भी आपको ध्यान देना है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या है, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। देखिए यहाँ पर ये धनात्मक आवेश है, यहाँ से हम लोग बाहर की ओर चल रहे हैं, और जहाँ ऋणात्मक आवेश है वहाँ पर अंदर की ओर। तो सीधी सी बात ये है कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं कि किसी बिंदु पर अगर स्पर्शी खींची जाए, स्पर्शी आप जानते हैं टेंजेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। तो यदि कोई बल रेखा आपको दिख रहा होगा, यदि कोई बल रेखा इस तरह से यहाँ मैंने बनाई है, यदि कोई बल रेखा पर कोई बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया, इस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई, तो यह स्पर्शी बताती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र वास्तव में वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आए तो वह बल का अनुभव करता है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो उसमें यदि यदि आप ध्यान समझें, यदि इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस क्षेत्र में हम कोई धनात्मक आवेश लेकर आए तो इस पे कौन सा बल लगेगा? इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो भी बाहर की ओर। ठीक है, स्पष्ट है। अब यदि इस आवेश के कारण, ये जो आवेश दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज, इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और वहां पे हम लोग एक धनात्मक आवेश लेकर आ गए, उस पे जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? उस पे जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल, और वो किसकी ओर लगेगा? ऋणात्मक की ओर। ठीक है, आपको पता है जो बल है वो की दिशा क्या होगी? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। इस तरह से वो आकर्षित होगा। ध्यान दीजिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश
बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र को कैसे मापते हैं, इसकी तीव्रता कैसे पता लगाते हैं कि कितना प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर कार्यरत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यह एक सदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मात्रक न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा वही होती है जो बल की होती है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अब हम देखते हैं इस पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला बनता है वो ज़रा समझ लीजिए कि किसी विद्युत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। ये एक Q आवेश है, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब भी आपको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, आप वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब अपनी मर्जी से एक चार्ज रख दीजिए और उस पर बल निकाल लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जैसे कि P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, वहाँ पर हमने अपनी मर्जी से एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट और इस पर बल की गणना कर ली कि इस Q नॉट पर, Q नॉट समझ रहे हैं, Q नॉट का मीन जो हुआ Q0 जो लिखा है ना, इसको Q0 पढ़ लेते हैं। चलो, Q0 पर ये जो चार्ज है Q के कारण कितना बल लग रहा है, बल तो लगेगा इस चार्ज के कारण, Q के कारण Q0 पर बल तो लगेगा, लेकिन कितना बल लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाया था कि कूलाम लॉ के द्वारा कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कितना बल लग रहा है। तो कूलाम लॉ के द्वारा हमने यहाँ पे लिख लिया Q नॉट पर Q नॉट या Q0 पर Q के कारण लगने वाला बल, और यहाँ F बराबर के Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालनी हो, आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक आवेश Q0 लेंगे और उस पर बल की गणना कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बल की गणना कर लेंगे। तत्पश्चात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E बराबर F अपॉन क्यू। आपने जो भी F निकाला उसको Q0 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, आपने जो भी F, हमने क्या करा, सबसे पहले हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, हमने उस P बिंदु पर Q0 रख दिया और Q के कारण बल की गणना कर ली। ठीक है, उसके बाद P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला फॉर्मूला लगा दिया, E बराबर F अपॉन Q0। और अभी हमने जो F की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी, देखिए के Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो Q0 कट गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया, क्या, के Q अपॉन R स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि यदि कोई Q आवेश है, यदि कोई Q आवेश है तो इससे R दूरी पर स्थित, यानी कि R दूरी पर अगर जाएं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो ये होगी के Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है, के Q अपॉन R स्क्वायर। Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। चलिए अब अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सब पहला प्रश्न है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये 2012 में क्वेश्चन आया था। देखिए सर्वप्रथम आपको Q की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ये सर्वप्रथम आपको Q की वैल्यू दी गई है, आपने Q बराबर 5 × 10⁻⁷ लिख लिया। फिर आपको यहाँ पर E की वैल्यू दी गई है और अभी आपने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा था, जहाँ पर आपको कितने वेरिएबल दिख रहे थे, कितनी चीज़ें थी यहाँ पर, एक E की वैल्यू थी, दूसरा Q और तीसरा R, ये 3 वैल्यूज़ थी। इन तीनों में से कोई अगर 2 आपको गिवन हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो, यानी कि 2 आपको क्वेश्चन में दे रखे हो, तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर Q दे रखा है
और यहाँ पर ई दे रखा है। तो जब क्यू और ई दे रखा है तो आप आसानी से आर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला गया। यहाँ पर हमने क्यू लिख लिया और आर लिख लिया, क्यू लिख लिया और ई लिख लिया, फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर आर को इधर ले गए और ई को नीचे ले आए। ठीक है, तत्पश्चात आर स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, रूट हटा लिया और आर की वैल्यू हमको मिल गई। आर बराबर अंडर रूट के क्यू अपॉन ई, के की वैल्यू हमने लिख दी 9 × 10⁻9 होती हमको पता है। क्यू की वैल्यू दे रखी थी 5 × 10⁻8 और ई की वैल्यू 450। अब देखिए जैसे ही आपने 9 5 45 करा तो 45 जो हर में था वो अंश के 9 और 5 से 45 कैंसिल आउट हो गया और 10⁻9 और 10⁻9 और 10⁻8 बचा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका ऊपर 10 बचेगा और नीचे भी 10 बचेगा। 10 कैंसिल कर देंगे तो अंडर रूट में 1 आएगा और आंसर फाइनली 1 आ जाएगा। तो रूट 1 ही होता है और आपको आर की वैल्यू 1 मीटर मिल गई। यानी कि 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। ठीक है, चलिए अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये बोर्ड में आया था, यूपी बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है और इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी यूपी बोर्ड की क्वेश्चन है क्योंकि यूपी बोर्ड दो क्वेश्चन है बताइए। +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक चार्ज यहाँ दिया गया, दूसरा चार्ज यहाँ दिया गया और इसके मध्य बिंदु पर आपसे पूछा गया है कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, अभी आपने देखा था कि अगर कोई इतना क्वेश्चन दिया जाता, केवल यहाँ पर इतना क्वेश्चन दिया जाता कि अगर आपको एक चार्ज दिया रहता और कहा जाता कि उससे आधा मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, आप आराम से निकाल कर लेते। आपको समझाया गया है कि कोई बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। आराम से हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर दो क्वेश्चनों को मिला दिया है आपके लिए, तो कोई डरने की बात नहीं। आपने क्या करना है, आपको सर्वप्रथम क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक चार्ज क्यू दिया है, दूसरा चार्ज Q2 दिया है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर दे रखी है और कहा गया है कि इन दोनों चार्ज के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैनर पर चलेंगे। आप क्या करेंगे, पहले चार्ज Q1 को देखेंगे। चार्ज Q1 से आधा मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 मान ली जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कि Q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 था तो हमने क्या लिखी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा समझ लीजिए। हमने कहा था धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर देखिए दिशा भी ये लगाई गई है। ठीक है, तो दिशा भी आपने समझ गए। तो E1 की वैल्यू लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, Q2 आवेश से आधा मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 मान ली जाए तो क्या होगी। अब Q2 आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, अभी आपने लिखा था धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो वो भी यही होने वाली है। दिशा दोनों तरफ सेम होने वाली है और दिशाएं जब दोनों सेम है तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या निकालना था, मध्य बिंदु पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला कुल क्या, कुल निकाल कर देते हो, E बराबर E1 प्लस। आपने दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली नहीं है, Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस तरह से आपको E1 और E2 मिल गया। E1 E2 की वैल्यू आपने पुट कर दी के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पर के अपॉन आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, Q1 प्लस Q2 बचा। Q1 की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखिए, Q1 की वैल्यू है 10 × 10⁻6 कूलाम। यहाँ एक बात जरा ध्यान देने की थी, बतानी थी मुझे। यहाँ पर माइक्रो कूलाम दे रखा था और यहाँ पे हमने कूलाम कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, 10 माइक्रो कूलाम को जब हम 10⁻6 से गुणा करते हैं तो वो कूलाम में चेंज रहता है। तो वैसे यहाँ पे -10 माइक्रो कूलाम था, -10 को हमने किससे गुणा करी, 10⁻6 से, तो कूलाम में चेंज हो गया। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। और फॉर्मूले में हमेशा बिना चिन्ह के
चार्ज रखना है आपको, तो बिना चिन्ह के हमने यहाँ पर Q1 Q2 रख दिया और 10⁻⁻6 इधर कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर K की वैल्यू आपको पता ही है, कूलम्ब्स लॉ से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 9 गुणे 10⁻9 होती है। R की वैल्यू आधा मीटर थी, आधा मीटर को जब 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आता है क्या है 0.5, वही हमने लिख लिया यहाँ पर देखिए 0.5 का स्क्वायर। और Q1 की वैल्यू 10 थी, Q2 की वैल्यू 10 थी। आपको पता है कि यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखे आते, तो सीधे सीधे आपने 10 10 लिख दिया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे क्या करा है 9 इंटू 10⁻9 और 10 और 10 ऐड करके 20 कर दिया। 10⁻6 था ही, नीचे देखिए 5.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, एक्चुअल में ये 0.25 आएगा। जब भी हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ऐसे यहाँ लिखता हूँ, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये, लेकिन जब इसका पॉइंट उड़ा के यहाँ ले जाएंगे तो 25 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं इससे, ठीक है। तो वही मैंने 10 की घात -2, क्योंकि पॉइंट पीछे जा रहा है, क्योंकि पॉइंट राइट साइड में जाता है, इस साइड में जा रहा है, तो हम लोग 10 की घात माइनस पावर्स बढ़ाते हैं। इतने स्पेस जा रहा है, 2 स्पेस जा रहा है, तो 10⁻2 लिख दिया हमने इसको। और यहाँ पर देखिए 10⁻2 लिख दिया, और इसको और सॉल्व करेंगे, खाली मैथमेटिक्स से आप सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आपको आने आना है। और फाइनली आपका रिजल्ट ये आ गया, 2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से कैलकुलेट करें, समझें चीज़ों को, और वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो पीछे चले जाइए और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए चीज़ों को। समझने के उपरांत ही आपको अभ्यास प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक ये समझ में ना आए तब तक रिवाइंड करते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। और इन 2 क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए, बोर्ड से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आज आपको अभ्यास प्रश्न के रूप में ही प्राप्त होंगे, उनको भी करिए। अपने बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर डालिए, तभी आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ ये कक्षा को समाप्त करते हैं।